नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube के चैनल वन इंडिया वन वॉइस पर आपका स्वागत है। इस ठंड के मौसम में बिहार का राजनीतिक तापमान काफी बढ़ा हुआ है। नीतीश कुमार जी चर्चा में है। नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। बिहार की पूरी राजनीति नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द घूम रही है। जब से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने इस्तीफा दिया है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से, तब से बिहार में राजनीति काफी चर्चाओं में है। नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान अपने हाथों में ले लिया है। पॉलिटिकल लॉबी और हमारे सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है, उससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि जल्द ही नीतीश कुमार जी एनडीए के पक्ष में गठबंधन में जा सकते हैं। इसके कई कारण हैं। उन कारणों पर हम विश्लेषण करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे कि उसका फायदा क्या होगा जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को और उनके पार्टी को, और नुकसान क्या होगा। वो सब सारे पहलुओं पे हम गौर करेंगे, चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। और दूसरी तरफ एनडीए को भी जेडीयू एनडीए के गठबंधन में जेडीयू का आने से एनडीए को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, उसके ऊपर भी, वो पहलू पे भी हम चर्चा करेंगे। कुछ नंबर्स दिखाएंगे, नंबर्स पे बात करेंगे हम कि जो नंबर्स के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से नीतीश कुमार जी क्यों जा रहे हैं एनडीए के पाले में, उनका ध्यान क्यों है, एनडीए के पक्ष में जाने का उनका विचार क्यों है। ये सारी घटनाओं पे हम चर्चा करेंगे। पहले नंबर देखते हैं, बट नंबर के पहले हम कुछ और चर्चा करना चाहेंगे नीतीश कुमार जी के बारे में। नीतीश कुमार जी 38 सालों से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में है और बड़े ही माहिर खिलाड़ी है राजनीति के। वो बारीकियों से राजनीति पर नजर बनाए रखे होते हैं। 2000 से अभी तक वो 8 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के। वही इतने माहिर है कि भले ही जेडीयू के पास 10 सीट हो, विधानसभा की 20 सीट हो, 50 सीट हो या 100 सीट हो, बट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनते हैं। ये कला सिर्फ उन्हीं में पाया गया है कि विरोधियों को कैसे झुकाया जाए। आज 45 सीट होने के बावजूद भी वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बीजेपी के पास 73 सीटें हैं और आरजेडी के पास 79 सीटें हैं, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बने हुए हैं। बिहार में चाचा और भतीजे की सरकार काफी अच्छे से चल रही थी। चाचा भतीजा हमारा मतलब है नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, दोनों काफी बढ़िया से सरकार चला रहे थे बिहार में। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी को अपना गुरु मान रहे थे और उनसे दांव पेच सीख रहे थे। राजनीति की बारीकियों को भी काफी अच्छे से सीख रहे थे तेजस्वी यादव, और उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं थी चीफ मिनिस्टर बनने की, मुख्यमंत्री बनने की। तो ऐसा क्या हुआ कि एकदम से बिहार की राजनीति पलट गई और नीतीश कुमार जी का झुकाव एनडीए की तरफ बढ़ता चला गया। ये हम जानेंगे 4 पॉइंट्स में। हम आपके साथ स्क्रीन पे 4 पॉइंट शेयर करते हैं कि बिहार की राजनीति एकदम से कैसे पलट गई। पहला पॉइंट जो है वो लालू जी की एंट्री होती है बिहार की राजनीति में जेल से छूटने के बाद। दूसरा पॉइंट ये है कि ललन सिंह का, जो जेडीयू के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका झुकाव आरजेडी की तरफ और लालू प्रसाद यादव की तरफ। तीसरा पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं अपने भविष्य की राजनीति को लेके और जेडीयू के राजनीतिक अस्तित्व को लेके नीतीश कुमार जी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे। चौथा पॉइंट नंबर्स को लेके, जो लोकसभा के नंबर्स है 2019 के और जो 2024 में लोकसभा चुनाव है, उन नंबर्स को लेके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी अनकंफर्टेबल थे। उन्हें ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि अगर हम आरजेडी के साथ या इंडिया अलायंस के साथ अगर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो क्या हम उतने
सीटों पे जीत पाएंगे या नहीं, इस चीज को लेके वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये चार चीजें जो है, ये चार पॉइंट जो है, इन चार पॉइंट्स को लेके कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति पलट रही है और नीतीश कुमार का झुकाव जो है वो एनडीए की तरफ बढ़ रहा है। अब तो ये आगे वाली परिस्थिति या सिचुएशन है, वही बताएंगे, नीतीश कुमार जी ही बताएंगे कि आगे उनका फैसला क्या होगा, जेडीयू की एनडीए की तरफ होगा या इंडिया अलायंस की तरफ होगा। तो ये चार पॉइंट्स जो है हमने जो स्क्रीन पे शेयर किए, आइए उसके बारे में विस्तार से विश्लेषण करते हैं। तो चलिए हम पहले पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि जब लालू यादव जेल से छूट के आते हैं, रिहाई होती है उनकी और बिहार पॉलिटिक्स में फिर से एंट्री करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें नीतीश कुमार पे विश्वास नहीं होता है और कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो वो अपना प्रेशर पॉलिटिक्स चालू करते हैं, दबाव डालते हैं नीतीश कुमार जी पे कि आप जल्द से जल्द है ना तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। तिकड़मबाजी करते हैं, अपने विधायकों के थ्रू, अपने नेताओं के थ्रू कुछ ना कुछ नीतीश कुमार के विपरीत स्टेटमेंट दिलाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी दबाव में आते हैं और काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं ये प्रेशर पॉलिटिक्स में। दूसरी तरफ लालू यादव देखते हैं और महसूस करते हैं कि नीतीश नीतीश कुमार जी का कोई इरादा नहीं है तेजस्वी यादव को फिलहाल में मुख्यमंत्री बनाने का, तो वो अपना तिकड़मबाजी शुरू कर देते हैं और जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लल्लन सिंह, उनको अपने पक्ष में करते हैं। हमारा जो दूसरा पॉइंट है, जो चर्चा का दूसरा पॉइंट है, विषय है, वो यही है कि लल्लन सिंह का झुकाव लालू प्रसाद यादव की तरफ, आरजेडी की तरफ। लल्लन सिंह जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ यानी कि लालू प्रसाद यादव की तरफ उनका झुकाव और जो नजदीकियां हैं वो बढ़ते जाता है। तो लालू यादव एक डील करते हैं लल्लन सिंह के साथ कि आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, जेडीयू से 10 से 12 विधायक तोड़ के आरजेडी में लाइए और हम आपको राज्यसभा भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं ये डील होता है लल्लन सिंह में और लालू प्रसाद यादव में। तो तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि पिछले दो परिस्थितियों के कारण कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को लगता है कि उनका भविष्य का राजनीति खतरे में न पड़ जाए, जेडीयू में टूट ना आ जाए और जेडीयू का अस्तित्व न खो दे वो, इसलिए वो कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ उनका झुकाव बढ़ता है और वो सोच रहे हैं कि इंडिया अलायंस गठबंधन में और आरजेडी के साथ गठबंधन में रहना चाहिए या फिर एनडीए के गठबंधन में जाके 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। और जो चौथा पॉइंट है कि नंबर्स को लेके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी नंबर्स को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है कि इंडिया अलायंस या आरजेडी के गठबंधन में रह के वो उस तरह के नंबर्स अचीव कर पाएंगे या नहीं जो उन्होंने 2019 में एनडीए के गठबंधन में अचीव किया था। तो चलिए अब हम नंबर्स पे बात करते हैं, जिसको लेके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी कॉन्फिडेंट नहीं है आरजेडी के साथ, जबकि जेडीयू एनडीए के साथ वो काफी कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि अगर हम एनडीए के साथ मिलके 2024 का लोकसभा इलेक्शन लड़े तो हमारा प्रदर्शन अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जेडीयू की विचारधारा और एनडीए की जो बीजेपी की विचारधारा है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे है। जो सोच है वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के वोट बैंक की सोच एक ही विचारधारा में है। तो इसकी वजह से इलेक्शन लड़ने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके विपरीत आरजेडी के साथ, जो आरजेडी के वोट बैंक की विचारधारा है और जो जेडीयू के वोट बैंक की विचारधारा है वो एकदम विपरीत है। तो ट्रांसफर ऑफ वोट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है कि आप अलायंस के साथ, गठबंधन के साथ तो चुनाव लड़ लिए, लेकिन जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं लड़ने के लिए और जब इलेक्शन आता है तो ट्रांसफर ऑफ वोट होना काफी डिफिकल्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये समझते हैं नीतीश कुमार जी की खेला कहां बिगड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ वोट में बिगड़ेगा।
अगर वो आरजेडी के साथ गठबंधन में लड़ाई लड़ते हैं या इंडिया अलायंस के साथ लड़ते हैं लोकसभा इलेक्शन। तो वहीं अगर एनडीए के साथ गठबंधन में लड़ते हैं तो ये पिछली बार ट्राइड एंड टेस्टेड था कि 40 सीटों में से 39 सीट एनडीए ने स्वीप किया था, जीते थे 2019 के लोकसभा इलेक्शन में। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है एनडीए के साथ। लेकिन विपरीत आरजेडी के साथ आप देखेंगे तो ट्रांसफर ऑफ वोट हो नहीं पाया था। इसकी वजह से इलेक्शंस में उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। तो चलिए हम स्क्रीन पे कुछ नंबर शेयर करते हैं और उस नंबर के जरिए हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर जेडीयू एनडीए के गठबंधन में 2024 का लोकसभा इलेक्शन लड़ती है तो जेडीयू के लिए क्या फायदा है और क्या नुकसान है, और दूसरी तरफ एनडीए में एनडीए के लिए यानी कि बीजेपी के लिए क्या फायदा है और क्या नुकसान है अगर जेडीयू उनके साथ लड़ती है, उनके गठबंधन में 2024 का लोकसभा इलेक्शन लड़ती है। तो ये जो स्क्रीन पे आप टेबल देख रहे हैं उसमें जो दूसरा कॉलम है 2014 और तीसरा कॉलम 2019 एनडीए, वो 2024 के रिजल्ट बताते हैं जब जेडीयू अकेले लड़ी थी और 2019 में जब जेडीयू एनडीए के गठबंधन में लड़ी थी। तो पहले लाइन में हम दिखा रहे हैं कि कितने सीटों पे जेडीयू ने 2014 में लड़ा था और 2019 में। तो 2024 में जेडीयू जब अकेले लड़ी थी तो 40 सीटों पे लड़ी थी और उसने सिर्फ 2 सीट पे है ना जीत पाया था। सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी जेडीयू 2014 के लोकसभा इलेक्शन में। 38 सीटें हार गई थी। 2009 के मुकाबले उनको 18 सीटों का नुकसान भी हुआ था। तो समझ सकते हैं कि 2014 में जब जेडीयू अकेले लड़ी थी, कोई गठबंधन में नहीं थी, तो काफी बेकार प्रदर्शन रहा है उनका। उनका वोट परसेंटेज भी सिर्फ 15.8 था, जो कि डिप हुआ था। जो वोट स्विंग हुआ था वो -8.20 था। तो 2014 में जब जेडीयू अकेले लड़ी थी तब उनका प्रदर्शन काफी बेकार रहा है। इसके विपरीत जब जो 2019 में एनडीए के गठबंधन में जेडीयू लड़ी थी तो 17 सीटों पे लड़ी थी और 16 सीटें जीती थी। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब यहाँ पे एकदम से बढ़िया प्रदर्शन किया है जेडीयू ने। 14 सीट का उन्हें फायदा भी हुआ। 2014 में वो सिर्फ 2 सीटों पे जीती थी और 2019 में 16 सीटों पे जीती थी। आप समझ सकते हैं कि 40 सीटों पे लड़ने के बावजूद सिर्फ वो 2 सीट जीत पाई थी जब अकेले लड़ी थी। और यहां गठबंधन में एनडीए के गठबंधन में 17 सीटों में से 16 सीटें जीती थी। तो स्ट्राइक रेट काफी हाई था 2019 के एनडीए के गठबंधन में। उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा था, 21.81 हो गया था, जो कि 6% के हिसाब से वोट परसेंटेज उनका बढ़ा था। तो देख सकते हैं कि नंबर्स भी काफी अच्छे दिखा रहे हैं एनडीए गठबंधन में जेडीयू का। अब हम दूसरे टेबल पे आते हैं जहां पे ये दिखा रहे हैं हम आपको कि बीजेपी का प्रदर्शन दिखाते हैं 2014 में और 2019 में। 2014 में जब बीजेपी बगैर जेडीयू के लड़ी थी तब का प्रदर्शन, और 2019 में जब बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर लड़ी थी तब उनका प्रदर्शन क्या था। तो 2014 में बीजेपी 30 सीटों पे लड़ी थी अकेले और 22 सीटें जीती थी और उनका वोट परसेंटेज देखिए आपकी 29.4 था। तो कहीं ना कहीं 2014 में भी उनका प्रदर्शन अच्छा था। लेकिन जब गठबंधन में थे 2014 में तो गठबंधन में बीजेपी, एलजेपी और आरएलएसपी था, जेडीयू नहीं था इस गठबंधन में। तब 40 सीटों पे जब पूरे के पूरे लोकसभा सीटों पे लड़ी थी, 40 सीटों पे उसमें से 31 सीटें जीत पाई थी और सिर्फ 38.8% का ही वोट परसेंट था उनका। अब आते हैं 2019 में जब गठबंधन में एनडीए गठबंधन में जेडीयू था। तब एनडीए 40 सीटों में से 39 सीटों पे जीत दर्ज किया था और उनका वोट परसेंटेज भी काफी बढ़ गया था, 53.25% आया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी और एनडीए गठबंधन ने 2019 में एकदम से स्वीप किया था बिहार लोकसभा इलेक्शन में। यही प्रदर्शन एनडीए या बीजेपी
2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी दोहराना चाहती है, एकदम से स्वीप करना चाहती है। इसके लिए वो चाहते हैं कि जेडीयू एनडीए की तरफ से बैटिंग करे, ना कि इंडिया अलायंस की तरफ से। कहीं ना कहीं हम अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, शेयर किया था आपसे कि कैसे एनडीए के लिए बिहार और महाराष्ट्र काफी महत्वपूर्ण राज्य है लोकसभा के हिसाब से उनके लिए। तो यहाँ वो जेडीयू का महत्व जानते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जेडीयू उनके तरफ से लड़े। ये तो सीटों का फायदा हमने बताया नंबर्स के हिसाब से कि नीतीश कुमार जी को और जेडीयू को कैसे सीटों का फायदा हो सकता है एनडीए के गठबंधन में। अब चलिए बताते हैं कि राजनीतिक लाभ क्या होगा नीतीश कुमार जी को अगर एनडीए गठबंधन में रहते हैं तो। उनका जो, या नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक अस्तित्व का जो खतरा बना हुआ है, या ये कह लीजिए कि जेडीयू के पार्टी के टूटने का जो खतरा बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं हट जाएगा। बताते हैं कैसे कि एनडीए गठबंधन में रहने के बाद शायद हो सकता है कि बीजेपी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को ही बनाए रखे बिहार राज्य में, क्योंकि कहीं ना कहीं अमित शाह का और मोदी जी का अब का जो चैलेंज है वो 2024 के प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी को लेके है, और उनका जो फोकस है वो 2024 के पीएम प्राइम मिनिस्टर का कुर्सी ही है। इसलिए वो मुख्यमंत्री के कुर्सी में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। बिहार का मुख्यमंत्री अगर वो नीतीश कुमार जी को भी बना देते हैं तो उनका कोई राजनीतिक घाटा नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी चाहेंगे कि वो 2024 के प्रधानमंत्री बने। जो इलेक्शन होगा 2024 में लोकसभा का, उसके लिए कहीं ना कहीं वो इतना बड़ा दायरा सेट करना चाहते हैं कि उसके आसपास कोई ना हो। उनके जो ऑपोजिशन में कांग्रेस है वो उसके आसपास भी ना खड़े हो। इसके लिए वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को अपने पाले से खिलाया जाए, और इसके लिए उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बानी देनी होगी तो वो दे सकते हैं, नीतीश कुमार जी को दे सकते हैं। तो इससे नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक अस्तित्व है वो बना रहेगा। दूसरी बात, अगर जो महत्वाकांक्षा है नीतीश कुमार जी का कि वो राजनीति में आए, राष्ट्रीय राजनीति में आए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उनको केंद्र में मंत्री बना सकते हैं। तो ये भी एक राजनीतिक लाभ मिल सकता है नीतीश कुमार जी को अगर वो एनडीए गठबंधन में रहते हैं तो। इसके विपरीत अगर वो इंडिया अलायंस में रहते हैं या फिर आरजेडी के साथ गठबंधन में रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक घाटा हो सकता है। पहली बात, इंडिया अलायंस से जो पिछले महीने इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में 20 दिसंबर को आई थिंक, तब वो मीटिंग में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को दरकिनार कर दिया गया था। अगर आपको याद होगा तो नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस के जननी है। उन्होंने ही इंडिया अलायंस की एक तरह से देखिएगा तो स्थापना की है। उन्होंने ही पहल की, तब जाके ये आज इंडिया अलायंस बनी है। स्टार्ट में जितने भी बड़े नेता है इंडिया अलायंस के, वो एक मंच पर आने को तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति है जो ममता बनर्जी से मिले और उनको इस गठबंधन में लाया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी से मिले, उन्हें भी ये गठबंधन में लाया। फिर चंद्रशेखर राव से मिले जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे, उनसे मिले और उनको भी कहीं ना कहीं इस गठबंधन में लाया। तो वो कहीं ना कहीं वो एक ऐसे व्यक्ति विशेष है जिन्होंने इंडिया अलायंस को एक मंच पे सारे बड़े नेताओं को खड़ा किया और एकजुट किया। और पिछले महीने जो मीटिंग हुई थी इंडिया अलायंस की, उसमें नीतीश जी को ही कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया, तो इनसे उनको ठेस पहुंची है। तो इससे कहीं ना कहीं उनका जो राष्ट्रीय राजनीति की जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी होते हुए नहीं दिख पा रही है नीतीश कुमार जी को। तो राजनीतिक लाभ के लिए हो सकता है कि वो एनडीए गठबंधन के साथ जुड़े और उनका झुकाव उनकी तरफ ज्यादा हो। दूसरी तरफ अगर वो आरजेडी के गठबंधन में रहते हैं तो जो लालू यादव उनकी पार्टी को तोड़ने का जो षड्यंत्र रच रहे थे, ये भी एक खतरा बना हुआ रहेगा उनके साथ। अगले कुछ दिनों तक
बिहार की राजनीति में काफी उथल पुथल रहेगा, काफी रोमांच भी रहेगा, रोमांचक मोड़ भी आएंगे। और नीतीश कुमार जी ने एक संदेश भी दिया है कहीं ना कहीं इशारों में कि खरमास खत्म होने के बाद यानी कि मकर संक्रांति के बाद कुछ ना कुछ वो बड़ा करने वाले हैं। अब देखिए बिहार की राजनीति किस तरफ करवट लेती है। हमारे साथ बने रहिए बिहार की राजनीति को साधने के लिए, और आगे हम अपडेट करते रहेंगे कि क्या हो रहा है वहां पे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मैं भवेश आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।